हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स शाला। और हम सही सीख रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। हमने अपना फर्स्ट वीडियो कवर कर लिया था डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट्स की। आज की क्लास में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम सारे फॉर्मूलेज को समझना चाहते हैं नेशनल इनकम की। और नेशन क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, वहां के पर्संस कौन से होते हैं, रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, इन सारे वर्ड्स को समझने के लिए इस पोर्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हमेशा की तरह लॉजिकली और इंटरेस्टिंगली हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है रेसिडेंशियल, दूसरा है स्टेटस। एक एक करके इन दोनों वर्ड्स को हम पहले डिकोड करते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। रेसिडेंशियल का मतलब क्या हुआ सर? जो हमारा हम जहाँ पे रहते हैं क्या वो रेसिडेंशियल है? बिल्कुल, मैं अपने घर पे रहता हूँ, मैं अपने रेसिडेंट पे रहता हूँ। ठीक है सर, रेसिडेंट से हम रेसिडेंशियल समझ पा रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर जब नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट की बात आ रही है, नेशन की बात आ रही है, तो वर्ड रेसिडेंशियल का क्या मतलब होगा? अच्छा सर, कहीं ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल वही बात है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, और समझते हैं इस पॉइंट को। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब मैं अपने घर में रहता हूं तो मैं अपने घर का रेसिडेंट हूं, लेकिन जब मैं अपने घर से बाहर चले जाता हूं, अब मैं अपने घर में रह नहीं रहा हूं, तो क्या मैं नॉन रेसिडेंट हूं? यहाँ भी बोल सकते हैं कि अभी अपने घर में नहीं रह रहा हूं तो मैं नॉन रेसिडेंट हूं। अगर सेम चीज हम इंडिया में अप्लाई करें कि सर अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, लेकिन सर अगर मैं इंडिया के बाहर चला गया तो क्या मैं इंडिया का नॉन रेसिडेंट हूं? अगर सेम एनालॉजी से बात करेंगे तो यस। बट सर इसमें तो दिक्कत है कि सर अगर मैं इंडिया के बाहर चला गया, घूमने के लिए चला गया, तो अब मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं रहा। सर ये कितनी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप 15 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, 2 महीने के लिए चले गए, और वापस अब आप इंडिया में आने की सोचते हो, तो आपका नॉन रेसिडेंट बन के आओगे? The answer is no. So the point is there are certain rules and regulations, बहुत सिंपल से रूल्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो इंडिया का होता है कि कब आप इंडिया के रेसिडेंट हो, कब आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो, ये हम उन छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ के कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमको क्लियर हुआ कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरीके के होते हैं, एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई टीचर्स और कई बच्चे इसी पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या है? वो कंफ्यूज हो जाते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप के बीच में। ये देखिए, तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस वर्सेस सिटीजनशिप, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सिटीजनशिप क्या कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कॉन्सेप्ट है? आपके कोर्स में सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन हम सिर्फ 2-3 मिनट इस पॉइंट को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने आप को इंडियन सिटीजन के तौर पर रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ समझने लग जाता है। समझिए, सिटीजनशिप कब मिलती है? सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ, कि मैं अगर इंडिया में पैदा हुआ तो मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ। मेरे पेरेंट्स अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो भी उनके जो चिल्ड्रन है, जो मैं हूं, वो भी इंडियन रेसिडेंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये इंडियन सिटीजनशिप का पॉइंट है। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, इंडियन सिटीजन। मैं, मेरे पेरेंट्स अगर इंडिया में जन्म लिए हैं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जन्म लिए हैं, तो अगेन मैं इंडियन सिटीजन। दिस इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है, रेसिडेंशियल स्टेटस आपकी एक्टिविटी से मिलता है। सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लिंक नहीं है। अब इसको समझने में एक और पॉइंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है हमारा एक वर्ड आपने सबने सुना होगा, एन आर आई, एनआरआई। एनआरआई का मतलब क्या होता है? एनआरआई इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। अरे सर हमारे चाचा जी एनआरआई है सर, वो अमेरिका में रहते हैं तो उनको एनआरआई का टैग दिया गया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपकी फैमिली में, आपके जोन में कोई पर्सन हो जिसको हम एनआरआई बुलाते हैं। अब ये एनआरआई क्या चीज है? ये है सर नॉन रेजिडेंट इंडियन। इंडियन इसको एन कर देते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब यहाँ पर ये नॉन रेजिडेंट क्या चीज है? ये नॉन रेजिडेंट किसके बारे में बात चल रही है? नॉन रेजिडेंट क्या है? दिस नॉन रेजिडेंट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। ये नॉन रेजिडेंट
रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहा है। और इंडियन क्या है? इंडियन बच्चे उसकी सिटीजनशिप है। सो एनआरआई इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। यहीं से हमको एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि अच्छा सर आप ये बताना चाह रहे हो कि एक पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है या वो रेसिडेंट भी हो सकता है। तो हमने क्या चीज समझी? इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इंडियन भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं कि रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, आप उनको बिल्कुल भी मर्ज मत करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन टू बिकम रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने की कंडीशंस क्या है? सर अभी आपने कहा था कि अगर मैं इंडिया से 15 दिन के लिए बाहर चले जाऊंगा तो क्या मैं अब इंडिया का रेसिडेंट नहीं रहा? तो आपने कहा नहीं सर आप रह सकते हो इंडिया के रेसिडेंट। तो सर कुछ रूल्स थे, वो क्या रूल्स थे? वो ये रूल्स हैं। रूल्स आर वेरी लॉजिकली फ्रेम्ड। कैसा है देखिए। फर्स्ट रूल क्या है? पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ईयर। जो कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहता है वो रूल नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 को सैटिस्फाई करता है रेसिडेंट बनने की। अगर किसी को रेसिडेंट बनना है तो प्राइमरी कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसको इंडिया में 1 साल से ज्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज पर्सनस इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई टुवर्ड्स इंडिया। उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया की तरफ होना चाहिए। अभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? ये 11th क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आपकी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कौन सी होती हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ होनी चाहिए। फिर समझते हैं इसको। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इसको अपग्रेड फॉर्म में समझेंगे। जो पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, वो पर्सन जो है उसकी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में और इंडिया के लिए होनी चाहिए। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कोई एक पर्सन इंडिया में 1 साल से अधिक तक रहा, फर्स्ट पॉइंट, और वो इंडिया में कंजम्पशन भी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। ये तीनों कर रहा है, तीनों में से एक कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, डजंट मैटर, लेकिन वो इंडिया के लिए वो सारे काम कर रहा है। इन दैट पॉइंट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो पर्सन बन जाता है रेसिडेंट। वेरी सिंपल। सिटीजनशिप बिल्कुल अलग है, ये बाय बर्थ मिलती है। एक्टिविटी जो हम करते हैं इंडिया में रहना, इंडिया के बाहर चले जाना, इंडिया की अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, इन सब एक्टिविटीज को अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो हमें रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट का स्टेटस मिलेगा। जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करता वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है, जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है वो रेसिडेंट बन जाता है। तो सर एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि सिर्फ ये वाली दूसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। द आंसर इज यहां प्लस लगा है, यहां एंड लिखा है। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होंगी तभी जाकर वो पर्सन रेसिडेंट कहलाएगा। वो जो एनआरआईज हैं जिनकी हम एनआरआई की बात कर रहे हैं वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन बाय बर्थ उनकी सिटीजनशिप इंडियन है, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये बात हुई क्या। बात बहुत सिंपल है। बात क्या है? बात है कि अगर आप रेसिडेंट कहलाना चाहते हो तो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करोगे तो ही आप रेसिडेंट बनोगे। या फिर नॉन रेसिडेंट अगर आप कब कहलाओगे? जब आप कंडीशन 1 सिर्फ कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहे हो, 2 नहीं कर रहे, नॉन रेसिडेंट। सिर्फ कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, 1 नहीं कर रहे, नॉन रेसिडेंट। अच्छा दोनों नहीं कर रहे तो सर डेफिनेटली नॉन रेसिडेंट। इट्स वेरी सिंपल पॉइंट, वेरी सिंपल पॉइंट। क्या है सिंपल पॉइंट? मैं बार-बार इस पॉइंट को इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि यहां बच्चा गलती करता है। क्या कि सर मैं तो इंडिया में पैदा हुआ था, मैं तो 25 साल से इंडिया में हूं। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, अभी स्टार्ट ही करेंगे बस हम। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सर मैं तो 25 साल से इंडिया में था, लेकिन सर मैं से 1.5 साल के लिए इंडिया के बाहर चला गया और सर अब आपने मुझे नॉन रेसिडेंट बोल दिया। बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि आपने इंडिया 1 साल से अधिक समय के लिए छोड़ दिया, लास्ट 1 साल से आप इंडिया में नहीं रहे, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट की तरफ। आएंगे क्वेश्चंस पर। तो अभी हमने क्या चीज समझी? हमने ये चीज समझी कि सर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस थे। क्या थे? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। कैसे हमारे 2 ही रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, इसको भी समझते हैं। रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, एक रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया। रेसिडेंट नॉन लिविंग इन इंडिया, एक दूसरा हो गया। एक रेसिडेंट है जो इंडिया में रह रहा है, एक रेसिडेंट है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, 2 स्टेटस हो गए।
फिर नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, वो नॉन एक पर्सन जो नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में रह रहा है, एक ये स्टेटस हो गया। एक हो गया आपका नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड आउटसाइड इंडिया। तो चार स्टेटस हो गए हमारे, पर वो चार स्टेटस दो के बंच में बनते हैं। ऐसे फिर से देखिए ऐसे पॉइंट को, हमारे टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या निकल के आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया कि सर अभी तो आपने कहा था दो ही होते हैं, एक सर होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। लेकिन रेसिडेंट इंडिया में रह सकता है, रेसिडेंट इंडिया के बाहर रह सकता है। जैसे कि मैं इंडियन रेसिडेंट हूं बाय बर्थ में, यहां पर ही मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो मेरा स्टेटस क्या है, रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। लेकिन अगर मैं 15 दिन के लिए श्रीलंका चला जाऊं, तो इस समय मैं कहां रह रहा हूं, सर इस समय तो आप श्रीलंका में रह रहे हो, पर क्या मैं रेसिडेंट हूं, हां सर आप रेसिडेंट हो ना, वो एक साल से ज्यादा कहां रहे आप श्रीलंका में। सो रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, अभी मैं क्या हो गया, रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। ये दोनों पोर्शन हम क्या समझ रहे हैं, सर ये दोनों पोर्शन रेसिडेंट के, रेसिडेंट इंडिया में रह रहा है, रेसिडेंट अब्रॉड में रह रहा है। अभिनव सर इंडिया में रह रहे हैं, रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। अभिनव सर श्रीलंका में रह रहे हैं 15 दिन से, बस 15 दिन से रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। ओके, अब इन दोनों को भी समझ लेते हैं। नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, अभी नॉन रेसिडेंट है, इसको भी समझो कि एक अमेरिकन है, वो इंडिया में आता है, एक ही महीना हुआ है उसे इंडिया में आए हुए, सिर्फ एक महीना, 6 महीने भी ले सकते हो, 6 महीना हुआ है उसको सिर्फ इंडिया में आए हुए, 6 महीने से वो इंडिया के अंदर। अच्छा, तो क्या वो इंडियन रेसिडेंट बन गया? नहीं सर, एज पर द रूल 1 साल उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, तो 1 साल तो नहीं रहा, तो उसका स्टेटस क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। लेकिन वो अभी रह रहा है, सर वो रह इंडिया में रहा, तो ये क्या हो गया, वो जो आउटसाइड नेशन का पर्सन था जो इंडिया में आ गया है, उसको हम टैग देंगे नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। फाइनल टैग पे आ जाते हैं नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। सिंपल है, एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, इंडियन के लिए वो नॉन रेसिडेंट है और वो रह भी बाहर रहा है, तो वो सारे लोग हमारे लिए नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड हो जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है आपके, ये दोनों पॉइंट्स आपके नॉन रेसिडेंट से निकल के आते हैं। तो देयर आर 4 रेसिडेंशियल स्टेटस, लेकिन हम एक्चुअल में हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो यही दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कि उसको इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक रुकना पड़ेगा। रूल नंबर 2 उसकी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि होती है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट इंडिया में होनी चाहिए। ये दोनों फॉलो होंगे बोथ टुगेदर, तो ही आप रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए तो आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम बिल्कुल नॉर्मल केसेस पे यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस को रीड कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपकी सिटीजनशिप है इंडिया। मैंने जानबूझ के सिटीजनशिप यहाँ पर डाली है जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से बिल्कुल सेपरेट थिंग है, कोई लिंक नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, पर इससे ही क्लियर हो। समझिए, एक पर्सन है जो इंडियन रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन है, ओके, अभी रह कहाँ रहा है, सर दिल्ली में रह रहा है। अच्छा, कब से रह रहा है, सर पैदा हुआ है, बचपन से सर वो दिल्ली में ही रह रहा है। कैसे चेक करेंगे उसका? अच्छा, वर्क कहाँ कर रहा है, सर फ्लिपकार्ट में वर्क कर रहा है, ओके। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? रूल बहुत सिंपल थे, 2 रूल थे। 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया की तरफ। अब इंडियन सिटीजन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया की तरफ रहेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ऑल्दो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल आपको क्लियर करके बता रहे हैं क्या कि सर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहा है, फ्लिपकार्ट में वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली इंडिया में वर्क कर रहा है वो इंडियन एक कंपनी में, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है इसकी। एंड सर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। चेक करते हैं, रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। क्यों इंडियन रेसिडेंट कैसे हो गया, सर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया की तरफ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सिटीजन है इंडियन, रह कहाँ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो, ओके। कब से रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, सर पिछले 9 महीने से वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। अच्छा, पिछले 9 महीने से ही वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, इसका मतलब उससे पहले वो इंडिया में था। हाँ सर। अच्छा, वहां काम कहाँ कर रहा है, सर किसी एमएनसी में काम कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसको इंडिया छोड़े हुए 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ छोड़े हुए से हम बात करेंगे। तो सर इंडिया छोड़े हुए तो 9 महीने हुए, 1 साल से ज्यादा तो हुआ ही नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन रेसिडेंट के लिए सेटिस्फाई करती है। अच्छा, अब वो इंडियन एमएनसी में काम कर रहा है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, सर अभी तो 9 महीने हुए हैं,
अभी भी सर उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इंडिया की तरफ ही है। तो यहां पर अब इस सेकंड एक्चुअली जो टेस्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन इज टेस्टिंग पॉइंट, सेकंड कंडीशन है सेकेंडरी पॉइंट। जब फर्स्ट कंडीशन में आपको डाउट लगे तब हम सेकंड कंडीशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन जो 1 ईयर वाली है वो फुलफिल हो जाती है तो हम 1 ईयर तक ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया की तरफ ही होगी, वो कहीं भी काम कर रहा है। ठीक है, ओके। सो ये ऑस्ट्रेलिया में है, 9 महीने से ऑस्ट्रेलिया में है, एमएनसी में काम कर रहा है। एक साल वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर अभी भी अप्लाई है। तो यहाँ का आपका रेसिडेंशियल स्टेटस होगा रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। रेसिडेंशियल स्टेटस में वो रेसिडेंट तो है पर रह कहाँ रहा है सर, रह वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, बट स्टिल रेसिडेंट वाली दोनों कंडीशन उसने फुलफिल करी, रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट आता इंडियन सिटीजन है, रह रहा है यूएसए में, अमेरिका में रह रहा है। कब से रह रहा है? 15 महीने से। ओहो, फर्स्ट कंडीशन तो गई, 1 साल से ज्यादा से तो सर इंडिया में रहेंगे। 15 महीने से सर वो बाहर है सर, 1 साल से 12 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर है। फर्स्ट कंडीशन सर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये बात तो सर कंफर्म है कि ये तो हो गया नॉन रेसिडेंट। और रह कहाँ रहा है सर? वो रह भी यूएसए में रहा है। तो नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, देखिए नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, पर सर वो इंडियन सिटीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडियन सिटीजन है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट, रह कहाँ अब्रॉड में। तो यहाँ पर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है, ऑस्ट्रेलिया रह कहाँ रहा है सर? ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। कब से सर? बचपन से रह रहा है सर। वर्क क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा सर, एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में बचपन से रह रहा है, सिंपल सर, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। नॉन रेसिडेंट है, कहाँ रह रहा है? अब्रॉड में रह रहा है, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। नेक्स्ट, एक यूके का पर्सन है, यूनाइटेड किंगडम का, वो उसकी वहां की सिटीजनशिप है। एक शहर है ग्वालियर, ग्वालियर में आके वो रहने लगा। अब ग्वालियर में वो रह रहा है, कब से रह रहा है इंडिया के अंदर? 11 महीने 30 दिन, 11 मंथ्स 30 डेज से वो ग्वालियर में है। क्या 12 महीने हो चुके हैं उसे इंडिया में? तो आंसर इज नो। क्या फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करी है? आंसर इज नो। काम क्या कर रहा है? चौपाटी में काम कर रहा है, ये बात की बात है। प्राइमरी कंडीशन ये अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो छोड़ दो। यही क्लियर हो गया कि सर ये तो नॉन रेसिडेंट है, पर रह कहाँ है सर? इंडिया में रह रहा है। क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। अब इसमें छोटा सा पॉइंट क्या कि ये नॉन रेसिडेंट है। मान लो 12 महीने 1 दिन हो जाता उसको ग्वालियर में रहते हुए, 12 महीने 1 दिन हो जाता, तो क्या हो जाता सर? वो रेसिडेंट बन जाता। और कहाँ रह रहा था? इंडिया में रह रहा था सर। आपने 2 दिन पहले चेक कर लिया सर, 2 दिन बाद चेक करना था आपको। 2 दिन बाद वो क्या स्टेटस लेके आएगा? रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। और अभी इस कंडीशन पे वो क्या लेके आ रहा है? नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। ठीक है, आप देखते हैं। नेक्स्ट है, एक है पर्सन जो सिटीजन है चाइना का, कहाँ रह रहा है? चेन्नई रह रहा है। कब से रह रहा है? 12 मंथ से रह रहा है। कहाँ काम कर रहा है? दूसरा प्लाजा में काम कर रहा है। तो एक चाइनीज सिटीजन चेन्नई में काम कर रहा है 12 महीने से। जैसे ही 12 महीने देखते हो क्या बत्ती जलती? ओहो, रेसिडेंट हो गया। रह कहाँ रहा है? इंडिया में रह रहा है। सिंपल है, भले ही वो चाइनीज हो, भले ही वो चाइना का सिटीजन हो, पर उसको स्टेटस क्या मिल रहा है? रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। एक नॉर्मल केसेस का फाइनल एग्जांपल लेके आते हैं। फाइनल एग्जांपल क्या है? एक पर्सन है, यूएसए का सिटीजन, ये इंडिया में रह रहा है। कब से? 13 मंथ से। काम क्या कर रहा है? सीसीडी। 13 मंथ्स इंडिया, वाह सर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। 12 मंथ से ज्यादा हो गया इसको इंडिया में रहते हुए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हम मान रहे हैं इस बात को कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया की तरफ है। रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, देखिए ये भी आपका फाइनल पॉइंट होगा, रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। अगर आप ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स अच्छे से समझ गए, उसमें आपको कोई चीज नहीं रटनी पड़ रही है, तो आप मानो आपने 70 to 80% कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया। सिंपल सिंपल सी 2 कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होंगी तो वो रेसिडेंट होगा, एक या एक से अधिक सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो इंडिया में रह रहा है तो वो रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया हो जाएगा। अगर वो इंडिया के बाहर रह रहा है तो रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड, नॉन रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड। तो 4 रेसिडेंशियल स्टेटस है जो यहाँ पर इजीली निकल के आ रहे हैं और हम उसे अच्छी तरीके से पकड़ पा रहे हैं कि कौन सा स्टेटस कहां पे लग रहा है। अब आते हैं, these are normal cases। अब आते हैं थोड़े स्पेशल केसेस पर। स्पेशल केसेस दिखने में और सुनने में बहुत स्पेशल लगते हैं और देखने में कई बार बच्चों को डर भी लगता है, वो सर इतने सारे एक्सेप्शंस,
लेकिन मैं आपको इतनी लॉजिकली बताऊंगा कि आपको एक्सेप्शंस लगेंगे ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि सर इन्हें अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इट इज पार्ट ऑफ दिस, ऐसा ही तो होता है। कैसे देखते हैं। स्पेशल केसेस में हमें नॉर्मल कंडीशन में आती है कि सर ये दोनों फॉलो करेंगे। अगर नॉर्मल कंडीशन क्या है, दोनों फॉलो करेंगे तो रेसिडेंट है, ओके, नॉर्मल केसेस हो गए। अब एक्सेप्शंस क्या है, कब ये दोनों फॉलो करें या ना करें तो भी रेसिडेंट, या दोनों फॉलो करें तो भी रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। वो कौन से केसेस हैं, एक बार वो देख लीजिए। क्या है, नॉर्मली ये रेसिडेंट है बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, एक एक चीज करता है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर वेकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडी। अगर कोई इंडिया में आ रहा है किस काम के लिए, टूरिस्ट बन के, छुट्टी बनाने के लिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या पढ़ने के लिए, फिर से फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर किस काम के लिए आ रहा है, वेकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में इन काम के लिए आ रहा है और मान लो वो 20 महीने से 20 मंथ से वो इंडिया में रह रहा है, तो फर्स्ट रूल क्या था, स्टेट वाला जो पॉइंट था वो तो यहाँ फॉलो कर गया, पर जिसका पर्पस ही इंडिया में आने का घूमना फिरना है, वेकेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या उस पर्सन का कभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ रहेगा, कभी नहीं रहेगा। वो जिस कंट्री को बिलोंग करता है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे रहेगा। तो एक्चुअल में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बुक्स हो गए, टीचर्स हो गए, सब उसे ऐसा एक्सेप्शन बच्चों को रटवाते हैं, इन्हें रट लो, इन 5 पॉइंट को रट लो, जैसे ये 5 पॉइंट है ये रूल फेल हो जाता है। ये रूल नहीं फेल हुआ इस समय में, क्यों, क्योंकि जो सेकंड वाला आपका कंडीशन है क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो। आगे देखते हैं, foreign staff of embassy, officials, diplomats and members of the armed forces of a foreign country located in a given country। सिंपल सा पॉइंट है, इंडियन एम्बेसी वाला पॉइंट है। कोई एम्बेसी का ऑफिशियल हो, डिप्लोमैट हो। अब इंडिया में अगर कोई ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमैट आता है और वो इंडिया में रहता है, अगर वो अपनी आपकी एम्बेसी में रह रहा है तो वो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर अपने नेशन में रह रहा है, ये हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। फिर से, अगर कोई ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमैट इंडिया में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में रुका हुआ है तो क्या वो इंडिया में रुका हुआ है, नहीं सर, वो तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में रुका हुआ, इंडिया में रुका ही नहीं होगा। एक चीज। दूसरी चीज, क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी भी इंडिया की तरफ होगा, नहीं होगा सर, वो तो गवर्नमेंट पर्पस के लिए आया है, वो तो अपनी स्टाफ ऑफ एम्बेसी है सर, वो कोई एक ऑफिशियल है, वो कोई डिप्लोमेट है या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस है किसी और कंट्री का, जो हमारी कंट्री में एक पर्पस से आया। तो क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी उसका इंडिया की तरफ होगा, आंसर इज नो। तो रटने की क्या जरूरत है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दोनों लोगों को इंडिया की तरफ है ही नहीं, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं, भले ही वो 12 महीने से ज्यादा इंडिया में रुक जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे आगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी समझ लो, सुन लो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा। अब जो लोग डब्ल्यूएचओ में काम कर रहे हैं, एक डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में बहुत सारी कंट्रीज के लोग काम करते हैं, एक यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में बहुत सारी कंट्री के लोग काम करते हैं। अब अगर इंडिया से मैं जाता हूं, आप मान लो मैं ब्राजील चला गया और ब्राजील के डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं, तो क्या मैं ब्राजील में 3 साल भी रह लिया, अगर मैं ब्राजील में 3 साल भी रह लिया, तो क्या मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी ब्राजील की तरफ हुआ, नहीं, हमेशा इंडिया की तरफ रहा। और वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट तो कर रहे हो वहां पर, तो इट इज लाइक अ होम। तो यहां पर भी इट सीम्स लाइक अ एक्सेप्शन, बट आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ है स्टिल, वहां रहने के बाद भी, एंड वाइस वर्सा। कोई बाहर वाला इंडिया के अंदर डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में आ जाए तो भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो बाहर ही रहेगा ना, तो इसलिए ये वाला भी कोई एक्सेप्शन लग रहा है पर एक्सेप्शन नहीं है। यहां भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ नहीं हुआ, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट कहलाया जाएगा, भले ही वो 15 महीने से इंडिया में रह रहा है। आगे देखिए, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु विजिट्स द कंट्री ऑफिस फॉर वर्क पर्पसेस। क्या है, ओप्पो का दिल्ली में एक आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। Now this is an international organization. OPPO is an international organization. चाइना से एक पर्सन OPPO के ऑफिस आता है, सिर्फ जो मशीनरी है उस मशीनरी में जो खराबी हुई है उसे सही करने के लिए, उसे अपग्रेड करने के लिए या नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए वो इंडिया आता है
और वो इंडिया में 18 मंथ से काम कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। पर्पस उसका लेकिन क्या है, उसका पर्पस एक ही है कि मैं यहाँ पर अपनी कंपनी में, जो ओप्पो है चाइनीज, अपनी कंपनी में काम करने आ रहा है मशीनरी का। इन दिस केस क्या कभी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। तो इसलिए इन दिस केस आल्सो वो पर्सन भले 18 महीने से इंडिया में रहा हो लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ नहीं है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी एक्सेप्शन है। मैं यहाँ सिद्ध करने में लगा हूँ कि एक्सेप्शन है ही नहीं, कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो आप यहाँ पर। और आगे देखते हैं, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवल्स एंड सीजनल वर्कर्स इफ दे स्टे फॉर लेस देन अ ईयर। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। अगर कोई भी एरोप्लेन है, सिंपल है, सुनो, एरोप्लेन का स्टाफ है, इंडिया से एरोप्लेन चला गया अमेरिका, वहां पे वो प्लेन रुका, स्टाफ को जब उतरना ही पड़ता है प्लेन में तो वो रुकेगा ही, वो वहां पे रुका और वहां पर उसने कुछ टाइम स्पेंड किया, तो क्या वो इंडिया से नॉन रेजिडेंट हो जाएगा? द आंसर इज नो। एक साल में इलैप्स हुआ उसका। दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ है, तो काम के लिए गया है, अप्रोक्सीमेटली सेम, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम, बट हां ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए जा रहा है, एक नॉर्मल वर्क पर्पस के लिए जा रहा है। सो हियर आल्सो दीस आर नॉट एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट को यहां पर कवर अप कर रहा है। बट बुक्स में सब जगह पे ये वर्ड बोलते, टीचर्स बोलते हैं कीवर्ड्स याद कर लो, जब कहीं भी कीवर्ड्स दिखे तो ऐसा ऐसा कर देना, कोई याद करने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी लॉजिकल। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन इज सेम उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। क्या बोलते हैं, सिटीजन है इंडियन, ठीक है, रह कहाँ रहा है सर? जापान में रह रहा है। ओके, कब से रह रहा है सर? 22 मंथ से वो जापान में रह रहा है। काम क्या कर रहा है सर? डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है। अच्छा सर, तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, जापान में रह रहा है, तो सर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया की तरफ है। और सर डब्ल्यूएचओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां बहुत सारी कंट्री के लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो हम सर एज्यूम कर लेते हैं वो इंडिया में रह रहा है इन 22 महीनों से। तो सर यहां पर हम बोलेंगे कि ये पर्सन जो था, मिस्टर जो भी है, वो सर रेजिडेंट ऑफ इंडिया है पर रह जापान में रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। रह कहां रहा है सर? जापान में रह रहा है, पर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है सर? डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है, भले ही 1 साल से ज्यादा से वो जापान में है, पर चूंकि वो डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है तो इट इज लाइक अ इंडिया पॉइंट, वो इंडिया में सर काम कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया की तरफ है। यहां देखते हैं क्या आ रहा है इसका, रेजिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। नेक्स्ट आते हैं, एक इंडियन सिटीजन है, जापान में काम कर रहा है, कब से कर रहा है? 9 मंथ से कर रहा है। कहां काम कर रहा है? इंडियन एम्बेसी में। सर इंडियन एम्बेसी तो सबसे बढ़िया पॉइंट है, क्यों? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडियन एम्बेसी इज इंडिया। अगर जापान में इंडियन एम्बेसी है तो दैट पर्टिकुलर लैंड इज इटसेल्फ इंडिया, तो वो 9 महीने से इंडिया में काम कर रहा है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए क्या हुआ कि सर वो रेजिडेंट है लेकिन रह कहां रहा है? जापान में, तो क्या बोलेंगे? रेजिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। देखिए क्या यही आ रहा है क्या? रेजिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ आपका। यहां नंबरिंग कंटिन्यूएशन में 7 के बाद से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे देखते हैं, एक सिटीजन है इंडियन, अगेन कहां रह रहा है? जापान में। कितने मंथ से रह रहा है सर? 10 मंथ से। काम क्या कर रहा है? सोनी में कर रहा है। सर सोनी तो कोई इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं डब्ल्यूएचओ टाइप्स, और सर कोई मैन्युफैक्चरिंग के काम से भी नहीं गया, पर सर 10 महीने, इसका मतलब सिर्फ 10 महीने से तो गया है, 12 महीने तो हुआ नहीं। कि 10 महीने देख के समझ में आ रहा है वो सर रेजिडेंट है, पर रह कहां रहा है? जापान में। रेजिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। देखिए रेजिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, एक पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं 11th, एक सिटीजन है ऑस्ट्रेलियन, रह कहां रहा है? जापान में रह रहा है। कब से रह रहा है? 19 मंथ से। कहां काम कर रहा है सर? इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। कर सकता है जापान में कोई ऑस्ट्रेलियन इंडियन एम्बेसी में काम कर सकता है, अगर एम्बेसी अलाउ करे, हमें क्या दिक्कत है? ओके, आते हैं, समझते हैं इस पॉइंट को। अब यहां पर कितने महीने से काम कर रहा है सर? 19 मंथ से। कौन काम कर रहा है सर? ऑस्ट्रेलियन। तो क्या यहां पे कहीं भी हमको सोचने की जरूरत है कि ये इंडिया से रिलेटेड है? हाँ सर, लग तो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन एम्बेसी आपने यूज कर लिया। द पॉइंट हियर इज इंडियन एम्बेसी में वो सिर्फ वर्क करने जा रहा है, वो वहां रह नहीं रहा है, वो सिर्फ वर्क करने जा रहा है। सो इन दैट पोर्शन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ नहीं है, भले वो वहां पर काम करने लग जाए। सर 12 महीने से ज्यादा वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, ट्रू,
पर क्या इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी इंडिया की तरफ है? नहीं सर, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इधर जापान की तरफ होगा या ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा, तो सर रेसिडेंट तो नहीं हुआ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से। सर ये तो हो गया नॉन रेसिडेंट। और रह कहाँ रहा है? सर ये जापान में रह रहा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड बन जाता है। देखिए, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, रह रहा है इंडिया में। एक ऑस्ट्रेलियन इंडिया न्यू दिल्ली में रह रहा है, सपोज। कब से रह रहा है? 16 मंथ से। कहां काम कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में। सिंपल सा पॉइंट। इंडिया की जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, क्या वो इंडिया है? नहीं सर, वो तो इंडिया है नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो पर्सन है, ये 16 महीने से अपने ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो काम कर रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। हाँ सर, ये बात भी सही है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये रेसिडेंट हुआ कि नॉन रेसिडेंट हुआ? सर नॉन रेसिडेंट हुआ। रह कर रहा है इंडिया में, रह रहा है। देखिए, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। फिर से नॉन रेसिडेंट कैसे हुआ? सर 1 साल इंडिया में हुआ ही नहीं, क्योंकि सर वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में काम कर रहा था, जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आती है। एंड सर इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी इंडिया की तरफ रहा ही नहीं। या तो ऐसे समझ लो, या वो स्पेशल केसेस में हमने समझा था एम्बेसी के जो लोग होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते या रखते कर लो, ये लॉजिकली कर लो। इन बोथ द केसेस आंसर आएगा नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इंडिया में रह रहा है 13 मंथ से, खेलने आया है आईपीएल क्रिकेट। ओके, अब एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रुका हुआ है और खेलने आया आईपीएल। क्या इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ होगा? नहीं सर, ये तो खेलने आया, अभी हमने पढ़ा था। और अगर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रुका भी हुआ है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया की तरफ नहीं है, तो क्या वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा? नहीं सर। पर रह कर रहा है इंडिया में, रह रहा है, क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। सिंपल सा पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स को चेक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एक इंडियन इंडिया में रह रहा है बचपन से, काम कर रहा है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में। वेरी टफ पॉइंट। तो सर आप ये बोल रहे हो कि मैं अगर इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में काम करने लग जाऊंगा तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूं? आप ये बोल रहे हो? यार सुनने में तो ऐसे लग रहा है, पर 24 घंटे में से आप 8 घंटे काम कर रहे हो, बाकी टाइम तो आप इंडिया में रह रहे हो। तो उस पोर्शन में हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ हम वर्क ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट ही रहेगा, क्योंकि हम 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं, काम करने आ जाते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा इंडिया की तरफ ही है। तो वी आर रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, डजंट मैटर मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ये वो पोर्शन है जो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे लाइफ में। ये आपको कोई भी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी, किसी भी टीचर के पॉइंट्स में इतने डेप्थ में आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक्सेप्शन बता देंगे, छोड़ देंगे। हमने उन एक्सेप्शंस को समझ के उनके इतने सारे एग्जांपल्स भी दे दिए। अब लास्ट पे आते हैं। एक इंडियन है जो यूएसए गया हुआ है 20 मंथ से, किस काम के लिए? सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिए। या तो हॉस्पिटल मान लो, या टूरिज्म के मान लो, या स्टडी मान लो, या कॉन्फ्रेंस मान लो, स्पोर्ट्स मान लो, या क्रू मेंबर ऑफ अ शिप मान लो, एरोप्लेन मान लो। इन सब कामों में से कोई एक मान लो, एक एक करके सारे मान लो। 20 महीने से वो वहां पर है। तो हमने क्या देखा था? सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया की तरफ है, और ये स्पेशल केसेस में वो वहां पे गया है। तो ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पर रह कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, तो रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। यहां पर हमारा सारा पोर्शन कवर अप हो जाता है। हमने इतनी डेप्थ में, इतने अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लिया है कि किसी भी बुक ने इतनी डेप्थ में इन पॉइंट्स को नहीं कवर किया था। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस जो था हमारा, वो हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल एंड कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब इन दोनों की आपको नॉलेज हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ठीक है।